हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम बैक टू मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन होता क्या है कि किसी भी फिक्स और टेंजिबल एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हो जाता है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैंने दो टर्म्स यहाँ यूज की, एक फिक्स्ड एसेट और दूसरी टर्म यूज करी टेंजिबल। अच्छा, फिक्स क्या होता है कि वो एसेट्स जो आपके एक साल से ज्यादा चलते हैं। जैसे कि अभी मेरा जो फिक्स एसेट होगा वो मेरा मोबाइल होगा, ये बोर्ड होगा, ठीक है, ये लाइट्स होंगी, ये मेरा क्या है, फिक्स एसेट्स है। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का फिक्स एसेट क्या होता है, फर्नीचर होता है। तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लग सकती है। फर्नीचर किसी भी बिजनेस का फिक्स एसेट हो सकता है। ऐसा तो नहीं है 2 महीने यूज करके कोई भी बिजनेस फर्नीचर चेंज कर ले, नहीं, वो सालों साल चलने के लिए होते हैं। और टेंजिबल क्या होता है कि जिसको हम छू सकते हैं, वो एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं टेंजिबल एसेट। तो फर्नीचर को हम हाथ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, और ये एक साल से ज्यादा चलते हैं, तो इसको हम फिक्स एसेट कहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो फिक्स एसेट्स हैं और टेंजिबल है, उनकी वैल्यू में अगर डिक्रीज आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन कहते हैं। अच्छा, एसेट हमारे पास इंटेंजिबल भी होते हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे, मगर अभी हम बात करेंगे सिर्फ टेंजिबल एसेट्स की। ठीक है, तो एक बिजनेस के लिए फर्नीचर उसका डेप्रिशिएबल एसेट होता है, यानी उस पर डेप्रिसिएशन लग सकती है। मशीनरी उसकी फिक्स एसेट होती है, और उसकी कार, बिजनेस की कार पे भी हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं। अगर हमारे बिजनेस की बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे भी हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये टेंजिबल भी है और फिक्स भी है। अच्छा, लैंड, लैंड तो हमारा एसेट है, मगर ये बात याद रहे, लैंड की कभी भी वैल्यू वक्त के साथ डिक्रीज नहीं होती। अच्छा, लैंड और बिल्डिंग का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता चलूं। मैं लैंड क्या होती है, जमीन, ये जमीन है, ठीक है, इसके ऊपर जो बिल्डिंग है, इसके ऊपर जो बिल्डिंग है, ये पुरानी हो जाएगी, ये आउट ऑफ डेट हो सकती है। इसका स्ट्रक्चर, इसका बनाने का तरीका, इसका जिस तरीके से ये बनी हुई है, या जो इसका स्टाइल है, या ये कुछ टाइम बाद पुरानी हो सकती है, यानी इसकी कीमत कम हो सकती है, किसकी, जो जमीन के ऊपर बिल्डिंग है ये। ठीक है, मगर ये जो लैंड है, लैंड की कीमत हमेशा बढ़ती है, तो लैंड पे हम डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं कर सकते। इस लैंड पे हम डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं करेंगे, इस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी फिक्स और टेंजिबल एसेट के ऊपर उसकी वैल्यू का डिक्रीज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे कि अगर एक बात करें फर्नीचर की, कि अगर फर्नीचर 1 लाख रुपए का है, ठीक है, और वो, अच्छा, अब डेप्रिसिएशन निकालने का कुछ तरीका होता है, ठीक है, कि भाई क्या फर्नीचर की कॉस्ट है। ठीक है, अब भाई जैसे फर्नीचर है हमारे पास 1 लाख रुपए का, ठीक है, हमने ये सोचा कि भाई 1 लाख रुपए का हमने फर्नीचर लिया, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जो जो वैल्यूज हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए चाहिए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्नीचर लिया हमने 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का जब हमने फर्नीचर लिया, मगर उसको लाने में, उसको वहां से उठाकर लाने में जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन लगी, वो लग गई 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा फर्नीचर कितने का पड़ा, यानी यूज करने से, फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले इसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ गई, 1,10,000। 1,10,000, 1,10,000 के बाद भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जब हम इसको बेचें फ्यूचर में, तो ये कबाड़ में कितना बिक जाएगा, यानी इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें पता चला भाई अगर ये 10 साल तक इस्तेमाल भी हो जाए तो इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, 10,000 रुपए, यानी इस्तेमाल करने के बाद इसको कचरे लेने वाला भी कितने का ले लेगा,
10,000 रुपए का ले लेगा। अच्छा, ये एस्टिमेटेड होती है, ये कुछ पता नहीं कि 10 साल बाद इतने का ही बिके। तो हमने वो स्क्रैप, ये थी हमारी कॉस्ट, और स्क्रैप वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 10,000। ठीक है। और एक और फैक्टर जो इसमें आ जाता है कि लाइफ, यानी 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 10,000 रुपए का हो जाएगा। और ये कॉस्ट कितनी है इसकी? 1,10,000। तो इन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है हमारे फर्स्ट डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड में। अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड कौन कौन से होते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने के तकरीबन 8 मेथड्स होते हैं हमारे पास, मगर अभी जो हम बात करेंगे इस प्लेलिस्ट में, वो अभी 4 मेथड ऐसे हैं जिनकी हम सबसे ज्यादा बात करने वाले। तो हमारे पास पहला मेथड जो है डेप्रिसिएशन निकालने का, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी हम पहला मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं यहाँ बाकी के तीनों मेथड भी लिख देता हूँ, मगर अभी सिर्फ जो हम बात करेंगे वो होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी SLM। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SLM। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है वर्किंग आवर्स मेथड। ठीक है। थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो है प्रोडक्शन आउटपुट मेथड। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये हमारे पास 4 मेथड है, स्ट्रेट लाइन, वर्किंग आवर, प्रोडक्शन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मगर आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? जिसमें हम हर साल की डेप्रिसिएशन सेम निकालते हैं। अब हम इसका पूरा एक फॉर्मेट बनाएंगे और एक सवाल देंगे, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमें सवाल में डेटा कौन कौन सा मिलता है और उसको स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चले अपने सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब हम अपना मेथड शुरू करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हर साल हमारी एसिड की वैल्यू में इक्वल डिक्रीज आता है, यानी हर साल उसकी एक ही कीमत गिराते हैं हम। एक ही कीमत क्या होती है उसकी मार्केट में गिरती है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो उसको देखते हैं कि वो कैसे हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि नूरबर्ग एंड कंपनी परचेज अ फैक्ट्री मशीन ऑफ ₹51,000। ठीक है। अच्छा, अब 51,000 की इन्होंने क्या करी है? मशीनरी खरीदी है। तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई? मशीनरी की 51,000 हो गई ऑन January 1, 2015। और कब खरीदी गई है? January 1 को 2015 को। अच्छा, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं दी हुई, जैसे कि इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन में उनका कितना पैसा लगा, कि 10,000 फॉर सपोज ट्रांसपोर्टेशन में भी लग गया, तो मशीन की कीमत 51,000 नहीं रहती, उसकी कॉस्ट क्या बन जाती? फिर 61,000 बन जाती। मगर यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट दी भी होती कि भाई 51,000 की तो सिर्फ मशीन दी, मगर उसको लाने में कितने पैसे लग गए? 10,000, तो उसकी कॉस्ट क्या बन जाती? 61,000 की। यानी आप कॉस्ट को ऐसे समझे कि जब तक उसके फर्स्ट टाइम यूज से पहले जितना भी उस पर खर्चा हो रहा है वो उसका किस पे आएगा? कॉस्ट पे ही लगेगा। वो सब उसकी क्या है? कॉस्ट है। तो मशीन की जो कॉस्ट यहाँ पे हमें मिली वो कितनी मिली? 51,000। ठीक है। नेक्स्ट हमें आगे बात की हुई है कि द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 6,000। यानी उस मशीन की एक्सपेक्टेड सैल्वेज वैल्यू, यानी सैल्वेज वैल्यू मींस सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, ये तीनों चीजें एक ही चीज के नाम। ये कोई भी वर्ड आ जाए इसका मतलब कबाड़ की, यानी
कबाड़ में ये कितने की जाएगी, मगर आप कबाड़ नहीं बोलिए, आप इसको ऐसे समझें कि आफ्टर यूज ये कितने की बिक जाएगी। कितने साल अगर हम इसको इस्तेमाल कर लें तो जब ये बिल्कुल खत्म हो जाए तो हम इसको बेच के कितने पैसे वापस हमारे आ सकते हैं, और वो इन्होंने दिए हुए 6000 जो एस्टिमेटेड है, मींस के ये फिक्स नहीं होते, किसी को क्या पता कि भाई 5 साल बाद ये इतनी की बिकेगी, तो ये एस्टिमेटेड होते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन में काफी चीजें आप एस्टिमेटेड लेते हैं। और थर्ड चीज हमें क्या दी हुई है, एंड द एंड ऑफ इट्स 5 years। ठीक है, हमें ये एंड यानी 5 साल के बाद ये कितने की बिक जाएगी, 6000 की, यानी इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी हुई, यानी ये एस्टिमेटेड लाइफ इसकी हमारे पास कितनी हुई, 5 years। यानी अगर हम इसको 5 साल इस्तेमाल करें, 51,000 की कॉस्ट की मशीन को लेकर 5 साल इस्तेमाल करें तो ये कितने में बिक जाएगी, 5 साल बाद 6000 की बिक जाएगी। तो हमारे पास इसका एक पूरा फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड को निकालने का, कि हर साल हम कितनी इस पर डेप्रिसिएशन लागू करते हैं, यानी इस पे हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल एक ही अमाउंट की डेप्रिसिएशन लग रही होती है। जैसे कि मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में आएगी एस्टिमेटेड लाइफ। यानी अगर मैं कॉस्ट में से सैलवेज वैल्यू माइनस कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट में से यानी 51,000 में से हम माइनस कर दें 6,000 रुपीज और डिवाइड कर दें किससे, इसकी लाइफ से, तो हमें ये पता चल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद कि हमारी हर साल कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है। तो ये तो हमारे पास आया 45,000, ठीक है, डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आंसर आया, 9,000। 9,000 क्या है, ये वो वैल्यू है जो हमारी हर साल हमारे एसेट पर गिरेगी। ठीक है, तो 9,000 वो वैल्यू है जो हम अपने हर साल एसेट के ऊपर कम करेंगे, गिराएंगे। ठीक है, अच्छा इधर एक और टर्म का इस्तेमाल होता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट, वो क्या होती है, अब उसको पढ़ते हैं कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होती है। डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली कि हम कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को अगर माइनस कर दें, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, 51,000, ठीक है, और माइनस कर दें इसमें से स्क्रैप वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिशिएबल कॉस्ट यानी 45,000 जो हमने यहां पर निकाली, ये हमारी डेप्रिशिएबल कॉस्ट है ना। अमाउंट की मशीन हम ये कंज्यूम करेंगे, हम कितना अपना इस एसेट का अमाउंट एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे 5 साल तक, उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट। यानी 45,000 रुपए हमारा वो पैसा है जो हम मशीन को कंज्यूम करके खर्च कर देंगे, एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बाकी का 6,000 तो हमें मिल जाएगा 5 साल बाद, तो वो तो हमारा एज अ सेफ अमाउंट है। तो अगर हम कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना पैसा ये मशीन में से खत्म हो जाएगा, कितने पैसे की ये मशीन हमारी कम या डिक्रीज इसकी वैल्यू होगी। तो अब चलते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से। ओके, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम लगते हैं ईयर्स, ठीक है, कि कौन से साल की कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है, फिर लिखते हैं कि उसी साल का हमारा कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो रहा है, फिर हम लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कि हमारी जमा कितनी हो रही है। अभी हम इस पे आएंगे, इसको पूरा प्रॉपर समझेंगे, और बुक वैल्यू कि डेप्रिसिएशन निकालने के बाद अब हमारी एसेट की वैल्यू क्या रहे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि स्केड्यूल ऑफ, ठीक है, ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये हमें डेट ऊपर दी भी गई थी कि जनवरी 1 2015, यानी पूरा 2015 हमारी यूज होगी मशीन, 2016, 17, 18 और 19, यानी 19 पे ये मशीनरी की क्या हो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2015 टू 2019, ठीक है, इतनी है हमारी इसकी लाइफ है, और ये इसके ऊपर हेडिंग डलेगी। तो यहाँ पे हम इसकी डेप्रिसिएशन
फॉर द एयर की हम क्या निकालेंगे, वैसे ही वैल्यू निकालेंगे कि हमने क्या निकाली थी, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन में लाइफ। ठीक है, अगर यहाँ आप डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी लिख दें तो एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट अपॉन लाइफ, तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी किसके बराबर होती है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज के। तो बात एक ही है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट लिख दें या कॉस्ट माइनस सैल्वेज लाइफ लिख दें, एक ही बात है। तो कॉस्ट हमारे पास कितनी दी हुई है, 51,000। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं, तो अब हम इसको प्रॉपर कैलकुलेशन करके समझते हैं। सैल्वेज वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6,000, और लाइफ हमारे पास कितनी दी हुई है, 5 है। तो ऊपर जो हमारी डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकली वो कितनी है, 45,000, और जब लाइफ से डिवाइड होगा तो हमारे एक साल, यानी एक साल हम इस एसेट पे कितना पैसा गिरेगा, कितना पैसा हमारा एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, वो कितना है, 9,000 रुपए। और ये हर साल का सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का इक्वल रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी साल का 9 निकल रहा है, किसी साल का 10, किसी साल का 11, नहीं, एवरी ईयर का हमारे पास एक ही जैसा अमाउंट एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया डेप्रिसिएशन एक साल की। ठीक है, ठीक है, तो आपको सवाल करने से पहले ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन, ये आप हेडिंग डालेगा जब आप पेपर में सवाल सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। ठीक है, और फिर ये हेडिंग डाल के फिर ये स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक है, पहले सॉल्यूशन होगा, ये वाला कैलकुलेशन होगी, फिर ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले लिखी जाएगी इस फॉर्मेट पे कॉस्ट, हमारी मशीन कितने की खरीदी गई है। तो एयर की जगह आप लिख सकते हैं कॉस्ट, और एक ऐसे एरो डाल के यहाँ पे लिख दी जाएगी इसकी कॉस्ट। तो हमारे पास कितनी साल चलने वाली है, 2015 से 2019 तक। तो मैं तो ये तरीका यूज करता हूँ कि भाई पहले ईयर्स एक साथ लिख लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार लिखने ना पड़े। ये तो मैंने लिख दिया 2015, 16, 17, 18, 19, यानी ये 5 साल हमारी मशीन इस्तेमाल होने वाली है। और मुझे ये भी पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल होती है, यानी हर साल मेरे कितने पैसे गिरने वाले, 9,000 रुपए ही गिरने वाले, कम होने वाले, एक्सपेंस में जाने वाले। तो क्यों ना मैं हर साल के आगे 9,000 भी लिख दूं, जो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, 9,000, ये वो सारा पैसा है कि जो मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाएगा हर साल। यानी 2015 में मैं कितना एक्सपेंस करूंगा अपने, यानी कितना वैल्यू डिक्रीज होगी मेरे एसेट की, 9,000। 2016 में 9,000, 2017 में 9,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल इक्वल वैल्यू कम की जाती है जब हम इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकाल कर आते हैं। यानी 9,000 हमने इस फॉर्मूले से निकाला, तो हर साल कितनी वैल्यू इसकी कम होगी, 9,000 रुपए ही कम होगी। अच्छा, अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन समझे कि आपने 9,000 रुपए 2015 में निकाल लिए। ठीक है, आपने एक डब्बा बना लिया, उसमें आपने 2015 में 9,000 रुपए डाल दिए। ठीक है, अगला साल आया 2016, फिर आपके 9,000 रुपए गिरे, आपने क्या करा, 9,000 रुपए फिर उस डब्बे में डाल दिए। अब उस डब्बे में कितने पैसे, 2016 में 18,000 रुपए हुआ, क्योंकि 9,000 किसके भी है, 2015 के भी है। तो 2015 में हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, उस डब्बे में हमने कितने पैसे डाले, 9,000 ही डाले। ठीक है, और जब 2016 आया तो 9,000 रुपए हमने उसमें क्या कर दिए, और डाल दिए, तो अब उस डब्बे में कितने हो गए, 18,000 रुपए हो गए। यानी बेसिकली ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, एग्जाम्पल से बता दिया। अगर मैं इसे कॉन्सेप्चुअल बताऊं कि जितना आप वैल्यू गिराते जाओगे हर साल, भाई 2015 में 9,000 गिर चुकी है, 2016 में 9, तो टोटल वैल्यू कितनी गिर रही है। अगर मैं ये जानना चाहूं कि भाई 2016 में मेरा एसेट कितना वैल्यू डिक्रीज कर चुका है, तो वो कितना है, 18,000 रुपए। ठीक है, फिर हम 2017 में उसमें क्या कर देंगे, 9,000 डाल देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 27,000। ठीक है, फिर 2018 में 9,000 कम है, उस डब्बे में और डाल दिए, अब कितने हो गए, 36,000। ठीक है, फिर 2019 में 9,000 रुपए उस डब्बे में और डाल दिए, तो हमारे कितने हो गए, 45,000।
ठीक है, यानी हमने क्या करना है, इस 9 को प्लस किया, फिर इस 9 को प्लस किया तो 18 हो गया, फिर इन तीनों 9 को प्लस किया 27। यानी हम टोटल ये जानना चाह रहे हैं कि 2016 तक, जैसे स्टेटिस्टिक्स में होता था ना कम्युलेटिव, कि अभी तक, तो इस तरीके से एक्यूमुलेटेड होता है। यानी आप जो है 2016 या 2017 तक कितनी अपनी मशीन की वैल्यू डिक्रीज कर चुके हो। अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई 2017 में मेरी मशीन की कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई, तो वो कितनी है मेरी 36,000, यानी 36,000 इसकी वैल्यू गिर चुकी है। अच्छा, बुक वैल्यू का आप बहुत तरीकों से लिख सकते हो, रिटन डाउन वैल्यू, मार्केट वैल्यू, या करंट एसेट वैल्यू, जो आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। तो बुक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है कि इस कॉस्ट में से आप क्या कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ, तो आपकी क्या निकल आएगी, बुक वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यानी 51,000 में से 9,000 में माइनस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई 51,000 में से जब मैंने 2015 में मशीन इस्तेमाल करी 9,000 रुपए की, तो मेरी बुक वैल्यू कितनी बन गई, यानी 9,000 रुपए कम करने के बाद जो मेरा एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। अब मशीन की मेरी कीमत कितनी है मार्केट में, अब वो 2016 में कितने की मशीन वैल्यू रखती है, तो हम क्या करेंगे, इस बुक वैल्यू में से इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो हमें पता चला कि भाई 2016 में मशीन की वैल्यू है 42,000। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जब हमें निकालना है 2016 की, 2015 में तो निकाल ली 42,000, अब 2016 की निकालनी है, तो सेम कॉस्ट में से, सेम इस कॉस्ट में से कौन सी वाली माइनस करेंगे, 2016 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें, यानी 51,000 की थी और टोटल कितना हो चुके हैं इस पे हम पैसा, 18,000 रुपए, तो उसकी कितनी निकलेगी हमारे पास, 33,000। यानी अब यानी 2016 में जब हमारी वैल्यू है मार्केट के अंदर इस मशीन की, वो है 33,000, 18,000 हम उस पर क्या कर चुके हैं, डेप्रिशिएट कर चुके हैं। तो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2017 की निकालेंगे कि 51,000 में से 27,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितने निकल आए, 24,000। ठीक है, इसी तरीके से 2018 में कि 51,000 में से हम 36,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें पता चल गया कि अब कितने निकल आ गए हमारे पास, 15,000। ठीक है, अब सेम हम ये क्या करेंगे, 51 जो इसकी कॉस्ट थी उसमें से क्या माइनस करेंगे, 45,000, तो हमें जो वैल्यू निकल कर आई वो थी 6,000। तो यानी बेसिकली हमें क्या करना होता है, 51,000 में से उस ईयर की, यानी अगर मैं 2015 की निकाल रहा हूं तो 51,000 में 2015 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो मुझे उसकी अभी मार्केट में वैल्यू क्या है वो पता चल जाएगी डेप्रिशिएट होने के बाद। ठीक है, अगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा 2018 में एसेट कितने का था, तो मैं क्या करूंगा, 51,000 में से 2018 की वैल्यू माइनस करी 36,000, वो पता चल गया भाई मेरा 2018 में बुक वैल्यू एसेट कितनी थी, 15,000 थी। ठीक है, अच्छा लास्ट चीज और कि जो आपकी आखिर के अंदर बुक वैल्यू निकलेगी वो आपकी स्क्रैप वैल्यू के इक्वलेंट होनी चाहिए। ये देखिए 6,000 और हमारी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 6,000। ठीक है, ये अगर आपकी मैच हो गई तो इसका मतलब आपने सवाल सही सॉल्व किया है। सिर्फ ना ही आपकी स्क्रैप वैल्यू मैच होनी चाहिए, आपकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो मैच होनी चाहिए आपकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट। यानी जब आप सैलवेज से कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपकी जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट आएगी वो आपकी इससे मैच करनी चाहिए, किससे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से लास्ट ईयर में। ठीक है, हमारे पास 5 साल यूजफुल प्राइस थी, 1 2 3 4 5 हमने साल की निकाल ली, तो हमारी स्क्रैप वैल्यू मैच हो रही है 6,000 और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की लास्ट वैल्यू मैच हो रही है हमारी डेप्रिशिएबल कॉस्ट से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे ये सवाल सॉल्व होता है। आसान सा पैटर्न है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में एक्यूमुलेटेड में जस्ट प्लस करके लिखना है, बुक वैल्यू निकालने के लिए जो कॉस्ट है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें, जो मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं और आपको बुक वैल्यू पता चल जाएगी। जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई कितना पैसा हमने डेप्रिशिएट किया। जैसे कि अगर मेरे पास ये मोबाइल है,
85,000 का, और अगर मैंने इसको 5,000 रुपए इसकी वैल्यू में कम आई है, तो अब इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी हुई? 80,000। तो 80,000 क्या हो जाएगी? इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।